हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं डेली न्यूज़पेपर एमसीक्यू सीरीज को, जिसमें हम न्यूज़पेपर के एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू कवर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज हम कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस 90 टॉपिक हम प्रीवियस सेशंस में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम चर्चा करेंगे इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन के बारे में। देन हम जानेंगे ग्लोबल मिलेट श्री अन्न कॉन्फ्रेंस के बारे में, बैकग्राउंड रेडिएशन के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इन्फ्लेशन और उससे संबंधित कॉन्सेप्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे मत्स्य 6000 किससे संबंधित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। ये क्वेश्चन आपका इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये 131 किलोमीटर की लॉन्ग पाइपलाइन है, जो कि डीजल को सिलीगुड़ी के मार्केटिंग डिपोट से बांग्लादेश के दिनाजपुर तक ले जाएगी। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये भारत की किसी भी अन्य देश के साथ फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन है। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि ये बांग्लादेश के साथ फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन है। इससे पहले नेपाल के साथ इस तरीके की क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन स्थापित की जा चुकी है, जो भारत के मोतीहारी से नेपाल का जो अमलेखगंज है वहां तक इसको स्थापित किया गया था। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो फ्यूल ट्रांसपोर्ट जो डील की गई है ये इफेक्टिव रहेगी 15 ईयर्स तक, और इसमें फर्दर एक्सटेंशन का भी ऑप्शन इसके अंतर्गत शामिल है। तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा बी 1 और 3 ओनली। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में और डिटेल में। प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा इस पाइपलाइन को इनॉग्रेट किया गया और ये इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन है। इससे पहले नेपाल के साथ भी इसी तरीके की क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन स्थापित की जा चुकी है, जो कि भारत के मोतीहारी से अमलेखगंज के बीच में है। अगर हम बात करें इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन के बारे में, तो इसकी जो लेंथ है वह 131 किलोमीटर की इसकी लेंथ है, और इसकी जो पाइपलाइन है ये सिलीगुड़ी बेस्ड जो मार्केटिंग टर्मिनल है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड से ये पार्वतीपुर डिपोट तक जाएगा बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के। इसके अलावा अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करें, तो इसमें जो टोटल क्या कॉस्ट आएगी इसकी एस्टिमेटेड वह 377 करोड़ की आएगी, जिसमें जो बांग्लादेश सेक्शंस के अंतर्गत जो पाइपलाइन है उसकी जो कॉस्ट रहेगी उसमें से वह 285 करोड़ की रहेगी। इसका जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 2018 में हुआ था, जब भारत के द्वारा इसको ग्रांट किया गया था इस प्रोजेक्ट के लिए फॉर स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट। इसके अलावा अगर हम बात करें फ्यूल ट्रांसपोर्ट की, तो ये यूज किया जाएगा जो डीजल है इंडिया टू बांग्लादेश पहुंचाने के लिए इस पाइपलाइन का यूज किया जाएगा, और ये जो सप्लाई स्टार्ट होगी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर इस साल के जून में इसको स्टार्ट किया जाएगा। ये जो पाइपलाइन करेगी ट्रांसपोर्ट कर सकेगी 1 मिलियन मीट्रिक टन पर ईयर, जो कि 7 डिस्ट्रिक्ट हैं नॉर्थ बांग्लादेश के, उन तक ये एक तरीके से डीजल पहुंचा सकेगी। और ये जो फ्यूल ट्रांसपोर्ट जो डील है इफेक्टिव रहेगी 15 ईयर्स तक, और इसमें फर्दर एक्सटेंशन का भी ऑप्शन इसके अंतर्गत शामिल है। अगर हम बात करें इसकी सिग्निफिकेंस की, तो जो इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन का जो ऑपरेशन है एक तरीके से सस्टेनेबल, रिलायबल, कॉस्ट इफेक्टिव, साथ ही साथ एनवायरमेंटल फ्रेंडली होगा, जो कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कर सकेगा हाई स्पीड डीजल को इंडिया टू द बांग्लादेश। साथ ही साथ ये फर्दर इनहेंस करेगा दोनों कंट्रीज के बीच में कॉपरेशन को इन द फील्ड ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो ये जो नुमालीगढ़ जो रिफाइनरी लिमिटेड्स है उससे ये दिनाजपुर तक ये जाएगी पाइपलाइन, और ये जो नुमालीगढ़ से पार्वतीपुर जो डिपोट है इसकी जो लेंथ है 131.50 किलोमीटर है, जिसमें इसका जो इंडिया का पोर्शन है केवल 5 किलोमीटर का है, बाकी जो पोर्शन है बांग्लादेश के अंतर्गत 126.57 किलोमीटर का है। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडिया और बांग्लादेश के बीच में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे कि बंधन एक्सप्रेस चलाई जाती है, ये 2017 से चलाई जा रही है कोलकाता से खुलना के बीच में। इसके अलावा एक मैत्री एक्सप्रेस भी चलाई जाती है, ये 2008 से चलाई जा रही है ढाका से कोलकाता के बीच में। इसी प्रकार से एक मिताली एक्सप्रेस है, जो कि जलपाईगुड़ी नॉर्थ बंगाल से ढाका के बीच में इसको चलाया जाता है। इसी प्रकार से कई सारी बस सर्विसेज भी हैं, जैसे कि ढाका सिलगुड़ी गंगटोक से ढाका, फिर ढाका सिलीगुड़ी दार्जिलिंग से ढाका, इस तरीके की कई सारी बस सर्विसेज इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में चलाई जाती हैं। इसके बारे में ये ध्यान रखिएगा, जो बंधन एक्सप्रेस है, मैत्री एक्सप्रेस है और जो मिताली एक्सप्रेस है, इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में ये ट्रेन चलाई जाती है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्लोबल मिलेट श्री अन्न कॉन्फ्रेंस से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया ग्लोबल मिलेट श्री अन्न कॉन्फ्रेंस को एट द IARI कैंपस पूसा न्यू दिल्ली के अंतर्गत। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इसके समय पर ही एक मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल ऑन मिलेट्स इस पर आयोजित की गई, जिसमें 10 कंट्रीज के जो मिनिस्टर्स थे और जो ऑफिशियल्स थे इसमें पार्टिसिपेट किया, जिसमें इंडिया भी इसके अंतर्गत शामिल था। तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इंडिया इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट्स का। तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा D1, 2 एंड 3। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में, ये अभी चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया ग्लोबल मिलेट श्री अन्न कॉन्फ्रेंस को एट द IARI कैंपस पूसा न्यू दिल्ली के अंतर्गत। इसी बीच में इसमें जो डेलीगेट्स थे कंट्रीज के मालदीव्स, मॉरिशस, श्रीलंका, सूडान, सुरीनाम और जो गैम्बिया के, इसके अंतर्गत लगभग 75 लाख फार्मर्स वर्चुअली इस इवेंट से ज्वाइन हुए। ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस ग्लोबल कॉन्फ्रेंस रहेगी। इस सेशंस के अंतर्गत जो भी मिलेट से संबंधित जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अंतर्गत प्रमोट किया जाएगा, इससे संबंधित जो मिलेट से संबंधित अवेयरनेस को इसमें बढ़ाया जाएगा प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और अदर स्टेक होल्डर्स के बीच में। साथ ही साथ जो मिलेट से संबंधित वैल्यू चेन जो डेवलपमेंट है इसके अंतर्गत उससे संबंधित कोई इशू है तो उसको एड्रेस करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल जो एस्पेक्ट्स होते हैं मिलेट्स के, इसके जो मार्केटिंग लिंकेजेस हैं और जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसमें होना चाहिए उससे संबंधित अगर कोई इश्यूज हैं तो इसके अंतर्गत एड्रेस किए जाएंगे। साथ ही साथ इसी दौरान एक मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल ऑन मिलेट्स एक आयोजित की गई, जिसमें 10 कंट्रीज के पार्टिसिपेट इसमें शामिल हुए, जिसमें भारत भी इसमें जो ऑफिशियल्स थे उसके अंतर्गत शामिल हुए। इसके अलावा ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये ऑर्गेनाइज की गई थी अपीडा के द्वारा। तो जो अपीडा है उसके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। साथ ही साथ अगर हम बात करें मिलेट्स के बारे में तो जो मिलेट्स है इसको पॉपुलरली इंडिया के अंतर्गत मोटा अनाज के रूप में जानते हैं, जो कि एक कलेक्टिवली ग्रुप होता है स्मॉल सीडेड ग्रासेस का, एनुअल ग्रासेस जो इसमें उगाई जाती हैं प्राइमरली ऑन द मार्जिनल जो लैंड्स होते हैं ड्राई एरियाज इन द टेम्परेट रीजन में या सब ट्रॉपिकल रीजन में या ट्रॉपिकल रीजन, इसको कहीं पर भी इसको उगाया जा सकता है। इसके अलावा इन इंडिया में अगर हम बात करें तो इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, मेजर, माइनर एंड सीडो कैटेगरीज के अंतर्गत, जिसमें मेजर मिलेट्स के अंतर्गत इसमें जो आते हैं ज्वार, बाजरा, रागी। साथ ही साथ माइनर मिलेट्स के अंतर्गत इसमें जो कनकनी आती है, साथ ही साथ चीना और जो भी अदर जो कोडो मिलेट्स इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। साथ ही साथ सीडो मिलेट्स के अंतर्गत भी इसमें कोटू और चोलाई को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसके अलावा अगर हम इंडिया के अंतर्गत बात करें तो राजस्थान इसका मोस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है, इसके बाद कर्नाटक का स्थान आता है, देन महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा इसके अंतर्गत टॉप 5 प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। इसके अलावा अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो इंडिया जो है लगभग पूरे वर्ल्ड का 20% जो मिलेट्स है वह इंडिया के अंतर्गत प्रोड्यूस होता है, जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इन द वर्ल्ड। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इंडिया ने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं कि वह मिलेट प्रोडक्शन को इंडिया के अंतर्गत प्रमोट किया जा सके, तो मिलेट को एक डिक्लेयर किया गया है न्यूट्री सीरियल्स के रूप में 2018 में, जिससे कि फार्मर्स को अवेयर किया जा सके इसके बेनिफिट से, साथ ही साथ इसका जो मार्केट में इसके प्रति इंटरेस्ट को जनरेट किया जा सके। इसके अलावा जो मिलेट्स हैं एक तरीके से सिलेक्ट किए गए हैं 19 डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत, जो भी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो स्कीम चलती है उसके अंतर्गत इनको सिलेक्ट किया गया है। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी जो मिशन है उसके अंतर्गत 14 स्टेट्स के अंतर्गत नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन कोर्स सीरियल के रूप में इसको चलाया जा रहा है। साथ ही साथ 2021 में जो पीएम पोषण मिशन, जिसको पहले मिड डे मील स्कीम के नाम से जाना जाता था, तो उसके अंतर्गत भी इसको अप्रूव किया गया है और मिलेट्स को इसके अंतर्गत न्यूट्रिशनल आउटकम के लिए इसमें शामिल किया गया है। और इंडिया प्लान कर रहा है कि एक लॉन्च करेगा एक ग्लोबल इनिशिएटिव को, जिसका नाम है मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस यानी कि मीरा, जिसके माध्यम से जो प्रमोट कर सकेगा जो भी हमारे प्रोडक्शन है मिलेट्स को और उसके कंजप्शंस को पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पर वह प्रमोट करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा जो अपीडा है कोलैबोरेट करता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च के साथ और जो रेस्पेक्टिव स्टेट्स के अंतर्गत जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंतर्गत इनक्यूबेट करता है और जो 200 जो स्टार्टअप्स हैं डेवलप किए जा रहे हैं इन द रेंज ऑफ मिलेट बेस्ड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के लिए, तो इनको वह सहयोग करता है अपीडा के माध्यम से। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2023 के वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी घोषित किया गया है भारत के रिक्वेस्ट पर। तो ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किया ग्लोबल मिलेट श्री अन्न कॉन्फ्रेंस से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बैकग्राउंड रेडिएशन से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो बैकग्राउंड रेडिएशंस होता है एक तरीके का रेडियो एक्टिव रेडिएशंस होता है, जिसके अंतर्गत अल्फा, बीटा एंड गामा इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। और ये जो विजिबल जो रेडियो एक्टिव सोर्सेस के एब्सेंस में भी ये एक्सपोज होता है, यानी कि उसमें भी ये दिखाई देता है। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो बैकग्राउंड जो रेडिएशंस है ऑरिजिनेट होता है फ्रॉम द वैरायटी ऑफ सोर्सेज, जिसमें आर्टिफिशियल से ही केवल ये जनरेट होता है। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल के साथ साथ नेचुरली भी ये एक तरीके से जनरेट होता है। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। इसके अलावा इन द पार्ट ऑफ केरला में ये देखा गया कि जो रेडिएशन लेवल है वह 3 टाइम्स पाया गया, जितना हम उम्मीद कर रहे थे उससे 3 टाइम्स ज़्यादा ये पाया गया। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा बी 1 एंड 3 ओनली। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों रहे। जो पैन इंडिया अभी स्टडी की गई साइंटिस्ट के द्वारा, उन्होंने ये पाया कि जो पार्ट्स ऑफ केरला के अंतर्गत जो बैकग्राउंड रेडिएशंस का जो लेवल है वह 3 टाइम्स ये पाया गया, जो भी अज्यूम कर रहे थे उस लेवल से। इसके अलावा अगर हम बात करें बैकग्राउंड रेडिएशंस की, तो जो बैकग्राउंड रेडिएशंस होती हैं एक तरीके की रेडियो एक्टिव रेडिएशंस होती हैं, जिसके अंतर्गत अल्फा, बीटा एंड गामा इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। और ये जो एक जो विजिबल रेडियो एक्टिव जो सोर्सेस होते हैं उसकी एब्सेंस में भी ये एक तरीके से एक्सपोज होती हैं, उजागर होती है। इसके अलावा इनके ओरिजिन की अगर हम बात करें तो जो बैकग्राउंड रेडिएशंस हैं ये ओरिजिनेट होते हैं वैरायटी ऑफ सोर्सेज से, जिसमें नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों इसके अंतर्गत शामिल हैं। अगर हम इनके सोर्सेज की बात करें तो ये इंक्लूड होते हैं बोथ कॉस्मिक रेडिएशंस, एनवायरमेंटल रेडियो एक्टिविटी फ्रॉम द नेचुरली जो अकरिंग जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं जैसे कि रेडोन एंड रेडियम से, साथ ही साथ ये एक मैन मेड जैसे कि मेडिकल एक्सरेस और जो फॉल आउट होता है न्यूक्लियर वेपन्स टेस्टिंग का और जो न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स होते हैं उसके थ्रू ये एक तरीके से रेडिएशंस ये फैल सकती हैं। इसके अलावा जो एक्सेप्टेंस जो लिमिट्स होती हैं आईएईए के द्वारा एक स्पेसिफाई किया गया है कि जो मैक्सिमम रेडिएशन जो एक्सपोजर होगा इसका जो लेवल, तो इन्होंने इसके बारे में बताया है कि अगर जो पब्लिक एक्सपोजर अगर होता है बैकग्राउंड रेडिएशंस का तो ये 1 मिली सीवर्ट एवरी ईयर से ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये तो बात हो गई पब्लिक एक्सपोजर की, और अगर कोई इसी तरीके के प्लांट में काम करते हैं तो उनके लिए 30 मिली सीवर्ट एवरी ईयर से इसको ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये इसकी परमिसेबल लिमिट है, यानी कि इससे अगर ज़्यादा होता है तो वह काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे अगर बैकग्राउंड रेडिएशंस अगर बढ़ती है तो उसके, तो ये एक तरीके से अगर इसका लार्ज एक्सपोजर होता है तो जो एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम इससे पैदा हो सकता है। इसके अलावा कैंसर की रिस्क इससे बढ़ सकती है। साथ ही साथ जो रेडिएशन अगर एक्सपोजर होता है तो जो एक्सट्रीमली हार्मफुल हो सकता है चिल्ड्रंस, और जो गर्भ होता है फिटस होता है तो उसको भी ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है। इसके अलावा जो एक्सरे और जो गामा रे हैं एक ट्रैवल कर सकते हैं वो विद थ्रू द बॉडी, और जो इसके अंतर्गत से जो हमारी जो एनर्जी इसके अंतर्गत ये रिलीज कर सकते हैं। इसके अलावा इसके जो सोर्सेस हैं जैसे कि अभी हमने बात की रेडॉन गैस, और जो फूड से भी और जो मेडिकल टेस्ट किए जाते हैं जिसमें एक्सरे टेस्ट हो गया, न्यूक्लियर टेस्ट किए जाते हैं, और जो कॉस्मिक रेस हैं उसके माध्यम से इस तरीके का बैकग्राउंड रेडिएशंस फैल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आईएईए के बारे में यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में, तो इसको एक तरीके से वर्ल्ड एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट के रूप में जाना जाता है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन फैमिली के अंतर्गत ये आती है, और ये जो आईएईए है एक इंटरनेशनल सेंटर है फॉर द कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियर फील्ड के अंतर्गत। इसके अलावा अगर हम इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो इसको क्रिएट किया गया था 1957 में, और इसमें जो भी लगातार जो डिस्कवरीज बढ़ती जा रही थी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, तो उसको एक तरीके से जो फियर लोगों में बढ़ता जा रहा था तो उसके रिस्पॉन्स के लिए इसको आईएईए को 1957 में इसको क्रिएट किया गया। अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ऑस्ट्रिया वियना के अंतर्गत इसका हेडक्वार्टर स्थापित है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके ऑब्जेक्टिव्स की, तो ये जो एजेंसी है वर्क करती है विद द मेंबर स्टेट्स, और जो मल्टीपल पार्टनर्स इसके अंतर्गत वर्ल्ड वाइड शामिल हैं इसके अंतर्गत, जिसकी एक तरीके से प्रमोट करती है कि सेफ, सिक्योर एंड पीसफुल यूज के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए। और इसी कारण से इसको 2005 में जो नोबेल पीस प्राइज है उससे भी इसको सम्मानित किया जा चुका है। अगर हम बात करें इसके फंक्शंस की, तो ये एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिपोर्ट करती है एनुअली बेसिस पर यूनाइटेड
यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को। इसके अलावा अगर ज़रूरी होता है तो IAEA रिपोर्ट करती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को भी। अगर इस तरीके की कंडीशन बनते हैं कि कोई नॉन कंप्लायंस कर रहा है सेफ गार्ड से, तो उससे संबंधित सिक्योरिटी ऑब्लिगेशंस को अगर वह एक तरीके से खारिज कर रहा है तो उसको यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के अंतर्गत भी ये रिपोर्ट कर सकता है। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया बैकग्राउंड रेडिएशन से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टैब्लिश की गई थी जून 15, 2001 में इन द शंघाई चाइना के अंतर्गत। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो SCO है डिक्लेयर किया था वाराणसी को फर्स्ट टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल के रूप में SCO की, तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा जो रीजनल एंटी टेररिस्ट जो स्ट्रक्चर है यानी कि रैट्स, इसको फाउंड किया गया था 2004 में, जो कि SCO के जो मेंबर हैं इससे संबंधित जो क्रूशियल इंटेलिजेंस है, नॉलेज है या कोई लीगल एक्सपर्टीज है, साथ ही साथ जो एक्सट्रेडिशन होता है यानी कि प्रत्यर्पण होता है टेररिस्ट का, तो इसके अंतर्गत बैक कर सकते हैं। तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा D 1, 2 एंड 3। चलिए जान लेते हैं ये अभी चर्चा में क्यों रही। जो इंडिया के अंतर्गत सजेस्ट किया गया है एक एक्शन प्लान कि 2023 को एक ईयर ऑफ टूरिज्म डेवलपमेंट के रूप में स्थापित किया जाए इन द SCO रीजन के अंतर्गत, और ये किया गया जो वाराणसी के अंतर्गत जो टूरिज्म जो मिनिस्टर्स की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है SCO मेंबर्स की, तो उसके अंतर्गत इस तरीके का एक्शन प्लान दिया गया। अगर हम बात करें इस कॉन्फ्रेंस की, तो ये जो कॉन्फ्रेंस है वाराणसी के अंतर्गत, इसका जो उद्देश्य है कि टूरिज्म को इसके अंतर्गत इम्प्रूव किया जा सके। अगर हम बात करें ये जॉइंट एक्शन प्लान है जो कि फाइनलाइज करता है और उसको अप्रूव किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि ये इम्प्लीमेंट करेगा एग्रीमेंट बिटवीन द जो मेंबर स्टेट्स हैं इन द कॉपरेशन इन द टूरिज्म सेक्टर। साथ ही साथ जो SCO है डिक्लेयर किया है वाराणसी को एक फर्स्ट टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल के रूप में SCO की। अगर हम बात करें इस प्लान के अंतर्गत ये प्रमोट करेगा SCO टूरिज्म ब्रांड को, साथ ही साथ प्रमोट करेगा कल्चरल हेरिटेज एंड मेंबर स्टेट्स के बीच में, साथ ही साथ जो शेयरिंग करेगा इनसे संबंधित इन्फॉर्मेशन है या कोई डिजिटल टेक्नोलॉजी है टूरिज्म से संबंधित, तो उसको भी एक दूसरे से ये लोग शेयर करेंगे। साथ ही साथ प्रमोट करेंगे म्यूचुअल कॉपरेशन इन द मेडिकल एंड हेल्थ टूरिज्म के अंतर्गत। साथ ही साथ अगर हम बात करें इसकी एक्टिविटीज़ एंड अंडरटेकन के बारे में, तो जो SCO टूरिज्म जो एग्जीबिशंस लगाई गई, जो SCO जो फूड फेस्टिवल्स हैं, वेबिनार्स हैं या सेमिनार्स हैं ऑन द टूरिज्म, और जो इसके अंतर्गत जो कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत साथ ही साथ जो एक्सपर्ट सेशंस किए गए जिससे कि जो प्रमोट किया जा सके टूरिज्म इन दिस रीजन। इसके अलावा अगर हम बात करें शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और ये एक जो यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जानी जाती है, जिसका उद्देश्य है कि पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इस रीजन के अंतर्गत स्थापित की जा सके। और इसको जो क्रिएट किया गया था 2001 में इसको क्रिएट किया गया था, और जो SCO का जो चार्टर था साइन किया गया 2002 में, और ये फोर्स में आया था 2003 में। अगर हम बात करें इसके जेनेसिस की, तो ये जो प्रायर टू द SCO 2001 में हुआ था, जो कि कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रसिया और तजाकिस्तान ने मिलकर ये शंघाई 5 के ये सदस्य थे। और जो शंघाई 5 का बनवाया गया था ये 1996 में बनाया गया था, जो कि एक तरीके से सीरीज ऑफ बॉर्डर जो डिमार्केशंस हुए थे, जो डीमिलिटराइजेशन जो टॉक थी इन कंट्रीज के बीच में, क्योंकि ये जो पूर्व सोवियत का ये पार्ट थे उनके साथ में चाइना को साथ में मिलाकर इन्होंने इस बॉर्डर के अंतर्गत स्टेबिलिटी स्थापित करने के लिए शंघाई 5 का डेवलपमेंट किया था। लेकिन इसके अंतर्गत जब उज्बेकिस्तान इसके अंतर्गत शामिल हुआ, तो जो शंघाई 5 का नाम इसके अंतर्गत SCO के रूप में रख दिया गया। भारत और पाकिस्तान इसके जो मेंबर हैं 2017 में बने, और जो 17 सितंबर 2021 को इसने अनाउंस किया कि ईरान भी इसका फुल मेंबर होगा SCO का। इसके अलावा अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, तो ये स्ट्रेंथन करता है म्यूचुअल ट्रस्ट और जो कि नेवल लाइनेस और जो कि मेंबर स्टेट्स हैं उनके बीच में। ये प्रमोट करता है इफेक्टिव कॉपरेशंस इन द पॉलिटिक्स, ट्रेड एंड इकोनॉमी, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी एंड कल्चर के बीच में। साथ ही साथ ये एनहेंस करता है टाइस इन द एजुकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस के लिए। मेंटेन करता है उस एरिया के अंतर्गत पूरे रीजन्स में, इंश्योर करता है पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी को, और इस्टेब्लिश करता है डेमोक्रेटिक, फेयर एंड रेशनल न्यू इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर को। अगर हम बात करें इसके मेंबरशिप की, तो इसमें कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया,
पाकिस्तान और ईरान इसके मेंबर हैं। अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो इसमें एक हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल्स होती है, जिसके अंतर्गत ये सुप्रीम एससीओ बॉडी है जो कि डिसाइड करती है क्या इसकी इंटरनल फंक्शनिंग होगी, क्या इसका इंटरेक्शंस होगा अदर स्टेट्स के साथ में, क्या इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही साथ इंटरनेशनल जो इश्यूज होते हैं उसको भी ये कंसिडर करती है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो हेड ऑफ जो स्टेट काउंसिल होती है ये इसकी सुप्रीम एससीओ बॉडी है। इसके अलावा हेड्स ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल्स होती है, ये अप्रूव करती है इसके बजट को और कंसीडर करती है, डिसाइड करती है कि किसी भी इशू रिलेटेड टू द इकोनॉमिक स्फीयर के अंतर्गत आता है एससीओ में, तो उसको एड्रेस करने का ये प्रयास करती है। साथ ही साथ एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स भी हैं जो कि कंसीडर करते हैं जो भी डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं इसके अंतर्गत। साथ ही साथ जो एक रेट्स है जिसके अंतर्गत एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है एससीओ के अंतर्गत, जो कि इसका उद्देश्य है कि इंश्योर करना सिक्योरिटी ऑफ एससीओ मेंबर स्टेट्स के बीच में। साथ ही साथ जो ट्रांसनेशनल जो क्राइम्स हैं या जो एसोसिएशंस हैं टेररिज्म से संबंधित, इलीगल माइग्रेशन, ट्रैफिकिंग, ड्रग और वेपन एक्सप्लोसिव से संबंधित, तो टेररिज्म के अगेंस्ट ये एक ऑर्गन है एससीओ का। इसके अलावा ये फैसिलिटेट करता है कोऑर्डिनेशन बिटवीन द एससीओ मेंबर्स स्टेट्स के बीच में और फाइट करता है अगेंस्ट द टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म के खिलाफ। और ये हेडक्वार्टर है रेड्स का इन ताशकंद उज्बेकिस्तान के अंतर्गत। अगर हम बात करें एससीओ सेक्रेटरीट की, तो ये बीजिंग के अंतर्गत स्थित है और एक तरीके से इंफॉर्मेशनल, एनालिटिकल और ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट इसको प्रोवाइड कराता है। साथ ही साथ अगर हम इसके ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो इसकी 2 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, रशियन एंड चाइनीज़। इसके अलावा मैप पर अगर हम इनकी जो मेंबर कंट्रीज हैं जिसमें चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान और ईरान भी इसका मेंबर बन गया है। साथ ही साथ ऑब्जर्वर जो स्टेट्स हैं अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया इसके ऑब्जर्वर स्टेट हैं। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इन्फ्लेशन से संबंधित कुछ टर्म दी गई हैं, उसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इन्फ्लेशन को डिफाइन किया जाता है कि इंक्रीज होना प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को ओवर पीरियड ऑफ द टाइम, और इन्फ्लेशन जो होती है रिड्यूस कर देती है परचेजिंग पावर ऑफ द करेंसी को। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति जो कि जो प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को ओवर द टाइम बढ़ा देती है, और जो भी पहले हम 100 रुपये में जो चीज़ खरीद पा रहे थे वह हम 110 में आप खरीद पाते हैं, तो इस तरीके से 10% महंगाई बढ़ने के कारण तो ये जो परचेजिंग पावर है करेंसी को उसको एक तरीके से डिक्रीज कर देती है। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि डिक्लाइन इन इन्फ्लेशन रेट इसके अंतर्गत डिफ्लेशन कहा जाता है। तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अंतर्गत डिफ्लेशन का मतलब ये होता है कि इन्फ्लेशन तो लगातार बनी रह रही है लेकिन जो इन्फ्लेशन की रेट है लगातार गिरती जा रही है। जैसे कि हम मान लें 2011 में अगर 10% इन्फ्लेशन थी और 2012 के अंतर्गत 9% इन्फ्लेशन थी, इसी प्रकार से 2013 में अगर ये 8% इन्फ्लेशन हो गई, तो ये जो इन्फ्लेशन है लगातार गिरती जा रही है, तो इस स्थिति को डिफ्लेशन कहा जाता है। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो बिल्ट इन इन्फ्लेशन होती है ये अकर होती है टू द राइज एग्रीगेट डिमांड इसके अंतर्गत बढ़ जाती है और ड्यू टू द एक्सपेंशनरी जो पॉलिसीज अपनाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा उसके कारण। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि जो डिमांड बढ़ने के कारण जो इन्फ्लेशन होती है वह डिमांड पुल इन्फ्लेशन होती है, जबकि जो बिल्ड इन इन्फ्लेशन होती है जो इसके अंतर्गत जो वर्कर काम कर रहे होते हैं वे वेजेस ज़्यादा मांगने लगते हैं अपनी लिविंग कंडीशन सुधारने के लिए, तो उस तरीके की जो इन्फ्लेशन होती है वह बिल्ड इन इन्फ्लेशन कही जाती है। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, इसलिए इसका जो आंसर होगा 1 और 2 ओनली। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों रही। जो आरबीआई गवर्नर हैं उन्होंने ये कहा है कि जो इन्फ्लेशन की जो बर्स्ट थ्रेट थी यानी कि इसका जो बुरा खतरा था वह कम हो गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें इन्फ्लेशन की तो इसको मुद्रास्फीति कहा जाता है। जो इन्फ्लेशन होती है डिफाइन की जाती है कि जो भी प्राइस और गुड्स हैं वह इसके अंतर्गत जो सर्विसेज हैं प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वह ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वह इंक्रीज हो जाते हैं, जिसके कारण से जो परचेसिंग पावर है करेंसी की वह इसके अंतर्गत रिड्यूस हो जाती है। तो इस कंडीशन को इन्फ्लेशन की कंडीशन कहा जाता है। इसके अलावा जैसे कि आपने डिफ्लेशन की बात की, जो इन्फ्लेशन की दर है लगातार चेंज होती जा रही है, जैसे कि 10%, 9%, 8% लगातार, तो इस स्थिति को इसके अंतर्गत डिफ्लेशन कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम रिसेशन की बात करें तो इसमें जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वह डिक्लाइन होती जाती है यानी कि नेगेटिव ग्रोथ होती जाती है इस द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, तो उस टर्म को इसके अंतर्गत रिसेशन
इन्फ्लेशन कहा जाता है। इसी में एक तरीके की टेक्निकल रिसेशन होती है जिसमें जो 2 क्वार्टर के अंतर्गत लगातार नेगेटिव ग्रोथ होती है, तो उस स्थिति को इसके अंतर्गत टेक्निकल रिसेशन के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन की, तो एक कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होती है जिसके अंतर्गत कॉस्ट बढ़ने के कारण, जैसे कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की अगर प्राइस बढ़ जाए तो इसके कारण से क्रूड ऑयल की भी इसमें कॉस्ट बढ़ जाएगी और जो अदर प्रोडक्ट पर इसका जो इफेक्ट पड़ेगा, जिसके कारण से कॉस्ट इंक्रीज होने के कारण जो इन्फ्लेशन होती है उसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इसके अंतर्गत कहा जाता है। इसके अलावा जो डिमांड पुल जो इन्फ्लेशन होती है, जैसे कि जो एक्सप्लेनेशनरी जो पॉलिसीज अपनाती हैं गवर्नमेंट, तो जिसके अंतर्गत जो रेपो रेट कम कर दी जाती है, जिसके थ्रू मार्केट में पैसा दिया जाता है, तो उसके माध्यम से एक्सप्लेनेशनरी पॉलिसीज के माध्यम से लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा आ जाता है, जिससे वे कई सारे प्रोडक्ट की डिमांड करने लगते हैं। और जो डिमांड सप्लाई उनमें अगर वेरिएशन होता है, यानी कि डिमांड ज़्यादा होती है सप्लाई कम होती है, तो उस स्थिति में डिमांड बढ़ने के कारण उस तरीके की इन्फ्लेशन को डिमांड पुल इन्फ्लेशन इसके अंतर्गत कहा जाता है। इसी प्रकार से एक बिल्ड इन इन्फ्लेशन होती है जिसके अंतर्गत जो वर्कर्स होते हैं वह इसके अंतर्गत वेजेस को बढ़ाने की डिमांड करने लगते हैं, जिससे कि उनकी जो लिविंग कॉस्ट जो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि मार्केट में प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो जिसके कारण से उनको अपनी लिविंग कॉस्ट के लिए वह अपने वेजेस बढ़ाने के लिए डिमांड करते हैं। तो इस तरीके के जो इन्फ्लेशन होती है उसको बिल्ड इन इन्फ्लेशन इसके अंतर्गत कहा जाता है। इसके अलावा इसमें 2 तरीके के इंडेक्स होते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अगर हम बात करें इनकी डेफिनेशन की, तो जो अमाउंट इसके अंतर्गत जो एवरेज चेंजेस आते हैं प्राइस ऑफ कमोडिटीज एट द होलसेल लेवल पर, तो उस तरीके का जो इंडेक्स होता है उसको होलसेल प्राइस इंडेक्स इसके अंतर्गत कहा जाता है। और जब ये रिटेल लेवल पर हम देखते हैं तो इस तरीके का जो इंडिकेशन होता है वह कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के रूप में जाना जाता है। अगर हम बात करें जो होलसेल प्राइस जो इंडेक्स है वह किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, तो ये ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो कि आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंतर्गत, तो इनके द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। इसके अलावा इसमें जो CSO है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत, तो उसके द्वारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को इसके अंतर्गत रिलीज किया जाता है। और जो CSO है जो CPI कंबाइंड होता है उसको पब्लिश करता है। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल वर्कर से संबंधित जो अन्य जो इंडेक्स होते हैं CPI से संबंधित, उसको लेबर ब्यूरो के द्वारा पब्लिश किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कमोडिटीज़ की, तो इसके अंतर्गत जो होलसेल प्राइस जो इंडेक्स होता है इसके अंतर्गत केवल वस्तुएं यानी कि गुड्स होती हैं, लेकिन CPI के अंतर्गत आपकी गुड्स एंड सर्विसेज दोनों इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। जैसे कि हमने बात की जो इन्फ्लेशन जो मेजरमेंट किया जाता है जो कि होलसेल प्राइस है, तो इसका जो फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांजेक्शन्स पर ही इसको एक तरीके से मेजर कर लिया जाता है, जबकि जो कंज्यूमर के लेवल पर ये किया जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो इसको फाइनल स्टेज ऑफ ट्रांजेक्शन पर इसको मेजर किया जाता है। इसके अलावा इसमें जो प्राइसेस जो पेड की जाती है मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा और होलसेलर्स के द्वारा की जाती हैं, जबकि CPI के अंतर्गत जो प्राइस पेड की जाती हैं वह की जाती हैं कंज्यूमर्स के माध्यम से। इसके अलावा हम बात करें WPI के अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत लगभग 697 कमोडिटीज इसके अंतर्गत शामिल हैं, जिसमें कुछ प्राइमरी गुड्स हैं, साथ ही साथ फ्यूल एंड पावर्स भी इसके अंतर्गत शामिल हैं और इसमें मैन्युफैक्चरिंग गुड्स भी इसके अंतर्गत शामिल की जाती हैं। इसके अलावा इसमें 2 बास्केट होती हैं, एक रूरल बास्केट और दूसरी होती है अर्बन बास्केट। जो रूरल बास्केट के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें 448 गुड्स शामिल हैं, जबकि अर्बन बास्केट्स के अंतर्गत इसमें 460 गुड्स इसके अंतर्गत शामिल हैं। इसके अलावा इसका जो बेस ईयर लिया जाता है इसको मापने का वह 2011-12 है, जबकि CPI के लिए जो बेस ईयर है वह 2012 इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें CPI के अंतर्गत भी इसमें 4 टाइप्स होते हैं, जैसे कि CPI फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर, CPI फॉर द एग्रीकल्चर लेबरर्स, CPI फॉर द रूरल लेबरर्स और CPI कंबाइंड इसके अंतर्गत निकाला जाता है। अगर हम बात करें ऊपर के जो 3 हैं यानी कि CPI IW, CPI एग्रीकल्चर लेबरर्स और CPI जो रूरल लेबरर्स हैं, इनको रिलीज किया जाता है लेबर ब्यूरो के द्वारा। इसके अलावा जो CPI जो कंबाइंड है वह उसको निकाला जाता है NSO, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत आती है। इसके अलावा जो CPI की अगर हमने बात की 2012 इसका जो बेस ईयर लिया जाता है और रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा जो रिलीज किया जाता है न्यू सीरीज ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए, तो इसके लिए जो बेस ईयर रखा गया है वह 2016 इसका बेस ईयर रखा गया है। इसके अलावा जो मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है जिसके अंतर्गत
ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सीपीआई डेटा को ही ये यूज करती है अप्रैल 2014 से, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको एडप्ट किया गया है सीपीआई को एज अ इट्स की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन के रूप में। और इसको जो टारगेट दिया गया है 4 ± 2 का टारगेट दिया गया है, यानी कि जो सीपीआई कंबाइंड की जो रेंज होगी वह 2% से 6% तक इसके अंतर्गत इसको रखना होता है। इसके अलावा इन्फ्लेशन से संबंधित ही दो टर्म और होती हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन के अंतर्गत ये जो मेजर होता है टोटल इन्फ्लेशन विद इन एन इकोनॉमी। इसके अंतर्गत जो प्राइजेस हैं, राइज इन फूड फ्यूल्स भी इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, साथ ही साथ अदर कम्योडिटीज भी इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। और जिसकी जो इन्फ्लेशन रेट होती है एक्सप्रेस की जाती है WPI के रूप में। और अगर हम देखें जैसे कि CPI जो कि कंज्यूमर स्थिति पर इसको मेजर किया जाता है, तो इसकी प्राइस हमेशा WPI से ज़्यादा ही रहती है। तो इसमें जो हेडलाइन इन्फ्लेशन होती है वह WPI के आधार पर इसको मेजर किया जाता है। इसके अलावा जो कोर इन्फ्लेशन होती है, इसमें जो लगातार वॉलेटाइल वाले जो आइटम्स रहते हैं जैसे कि फूड एंड क्रूड के अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत से फूड एंड फ्यूल को इसके अंतर्गत माइनस कर दिया जाता है। यानी कि सबसे पहले हम हेडलाइन जो इन्फ्लेशन निकालेंगे WPI के आधार पर, फिर हम कोर इन्फ्लेशन निकालने के लिए इसमें जो फूड और फ्यूल की जो प्राइस है उसको इसके अंतर्गत माइनस कर दिया जाता है। और ये इसलिए किया जाता है क्योंकि जो फूड और फ्यूल की जो प्राइस होती है काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होती है और काफ़ी ज़्यादा तीव्र गति से ये परिवर्तित होती है। तो ये इंडिपेंडेंटली नहीं निकाला जाता कोर इन्फ्लेशन, ये जब हेडलाइन इन्फ्लेशन निकाला जाता है तो उसी के आधार पर कोर इन्फ्लेशन इसके अंतर्गत मेजर कर लिया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है। ये इसके अंतर्गत जो भी इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट होते हैं उसका वॉल्यूम में कितना चेंज आया इन द कोर्स ऑफ टाइम के अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की, तो उसको एक तरीके से इसमें मेजर किया जाता है। और इसके अंतर्गत एक तरीके का की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स एंड इकोनॉमी के लिए। अगर हम बात करें ये जो करेंटली कैलकुलेट किया जाता है, इसका जो बेस ईयर है 2011-12 का। और इसके अंतर्गत जो कंपोनेंट्स हैं इसमें आप ध्यान रखिएगा 3 कंपोनेंट्स इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, जो कि 3 ब्रॉड सेक्टर्स में इसको डिवाइड किया गया है, जिसके अंतर्गत माइनिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है और इलेक्ट्रिसिटी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। और ये इसके अंतर्गत हम इसके वेट की अगर हम बात करें तीनों सेक्टर्स के, तो जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका वेट सबसे ज़्यादा है जो कि है 77.6%। इसके बाद माइनिंग का स्थान आता है 14.4%, देन इलेक्ट्रिसिटी का इसके अंतर्गत आता है 8%। इसके अलावा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंतर्गत 8 कोर इंडस्ट्रीज इसके अंतर्गत होती हैं, जिसके अंतर्गत इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है लगभग 44% इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इन 8 कोर इंडस्ट्रीज की, तो इनके जो वेटेज के अनुसार इसको आप निमोनिक्स के रूप में याद कर सकते हैं, पेस्को, क्रूड ऑयल, नेस्कैफे के रूप में। जिसमें आपका P से आ जाएगा पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी, E से आपका होगा इलेक्ट्रिसिटी, S से आपका हो जाएगा स्टील, को से आपका हो जाएगा कोल, देन आपका क्रूड ऑयल इसके अंतर्गत आ जाएगा, देन आपका इसमें नेचुरल गैस, और देन आपका CE से सीमेंट और FE से फर्टिलाइजर इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। जिसमें फर्टिलाइजर जो होता है उसका वेटेज सबसे कम होता है, पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी का वेटेज इसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा होता है। और जो पूरी तरीके से जो इंडेक्स ऑफ आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है IIP, तो उसके अंतर्गत जो इनका जो वेटेज रहता है लगभग 44% इसके अंतर्गत वेटेज होता है 8 कोर इंडस्ट्रीज़ का। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी जो बास्केट्स की जो IIP के, तो इसको 6 सब कैटेगरीज में इसको शामिल किया जाता है, जिसमें प्राइमरी गुड्स भी होती हैं, जिसमें आपकी माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल्स एंड फर्टिलाइजर्स शामिल होते हैं। कैपिटल गुड्स होती हैं, मशीनरी एंड आइटम्स, इंटरमीडिएट गुड्स भी इसके अंतर्गत शामिल होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर गुड्स होती हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स होती हैं और कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स इसके अंतर्गत शामिल की जाती हैं। ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल गुड्स वह होती हैं, जैसे कि नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं तो वह 3 साल से कम तक ही वह उसको हम चला सकते हैं, यानी कि जो गुड्स हैं 3 साल से ज़्यादा चल जाती हैं उनको ड्यूरेबल गुड्स कहा जाता है, और जो 3 साल से कम पर ही वह एक्सपायर हो जाती हैं उन गुड्स को इसके अंतर्गत नॉन ड्यूरेबल गुड्स कहा जाता है। जैसे कि फूड आइटम्स हो गए, मेडिसिन हो गए, टॉयलेटरीज हो गए, तो इसके अंतर्गत जो नॉन ड्यूरेबल्स गुड्स इसके अंतर्गत शामिल की जाती है। इसके अलावा जो गारमेंट्स, टेलीफोन, पैसेंजर जो व्हीकल्स हो गए उनको ड्यूरेबल गुड्स के अंतर्गत इसमें शामिल किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसको कौन रिलीज करता है, तो इसको रिलीज किया जाता है CSO के द्वारा, और ये हर मंथ में इसको एक तरीके से पब्लिश किया जाता है। और जो CSO की अगर हम बात करें तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ऑपरेट करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत।
इसके अलावा अगर हम बात करें जीडीपी डिफ्लेटर की, तो जीडीपी डिफ्लेटर इसको इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर के रूप में भी जाना जाता है। ये भी एक इन्फ्लेशन नापने का एक तरीके का मेजर है। ये यूज करता है एक तरीके के लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ न्यू डोमेस्टिकली जो प्रोड्यूस्ड फाइनल गुड्स होती हैं, सर्विसेज होती हैं, उसको इसमें कंट्री के अंतर्गत कितना प्रोड्यूस हुआ है, इसको एक तरीके से ये डिटरमाइन करता है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेड जो आइटम्स होते हैं उससे ये इफेक्टेड नहीं होता। और जो जीडीपी जो डिफ्लेटर है एक तरीके से चेंजेस बताता है कि एवरेज प्राइस लेवल में कितना चेंज हुआ इकोनॉमी के अंतर्गत, और ये यूज किया जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और इसे मेजरिंग इन्फ्लेशंस के लिए, तो उसका यूज करके इसको एक तरीके से निकाला जाता है। इसके अंतर्गत दो कंपोनेंट होते हैं, एक होती है नॉमिनल जीडीपी और दूसरी होती है रियल जीडीपी। अगर हम बात करें नॉमिनल जीडीपी की, तो ये एक मॉनेटरी वैल्यू हो जाती है सभी गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूस की गई हैं इकोनॉमी में, और साथ ही साथ ये वैल्यू होती है करेंट प्राइसेस पर। साथ ही साथ जो इसमें रियल जीडीपी होती है, इसमें जो मॉनेटरी वैल्यू निकाली जाती है फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज की, ये इकोनॉमी के अंतर्गत ये कांस्टेंट प्राइस पर यानी कि बेस ईयर के अकॉर्डिंग इसको निकाला जाता है। तो इसके अंतर्गत जो नॉमिनल जीडीपी है इसके अंतर्गत इन्फ्लेशन भी शामिल हो जाती है, और जो आपकी रियल जीडीपी होती है उसको बेस ईयर के हिसाब से इसमें कांस्टेंट प्राइस पर ही निकाला जाता है। फिर इस पे एक फॉर्मूला होता है जीडीपी डिफ्लेटर का, जिसमें नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू द 100 करके इस तरीके का जीडीपी डिफ्लेटर के माध्यम से इसको निकाला जा सकता है, जिसमें सबसे पहले नॉमिनल जीडीपी निकालनी होगी, फिर रियल जीडीपी, फिर इसके अंतर्गत जीडीपी डिफ्लेटर इसके अंतर्गत निकाला जा सकता है। और जो इम्पोर्टेड जो गुड्स होती हैं उससे ये प्रभावित नहीं रहता। और साथ ही साथ अगर हम इसके बेस ईयर की बात करें, तो इसका जो बेस ईयर लिया जाता है फिर 2011-12 इसके अंतर्गत लिया जाता है। इसके अलावा इसमें जो इन्फ्लेशन होती है वह गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की इसमें फाइंड आउट की जा सकती है। तो ये जीडीपी डिफ्लेटर। इसके अलावा अगर हम बात करें इफेक्ट क्या होगा इन्फ्लेशन का, तो एक तरीके से रिड्यूस कर देता है परचेसिंग पावर ऑफ हाउस होल्ड्स की, यानी कि जो चीज़ हमें पहले 100 रुपये में मिल रही थी वह आपको हम 110 रुपये में मिलेगी। इसके अलावा जो राइज कर देगा इनइक्वलिटी, क्योंकि जो प्रॉफिट है बिजनेस का वह लगातार बढ़ता जाएगा, और जो परचेसिंग पावर है पुअर सेक्शंस की वह लगातार डिक्रीज होती जाएगी, जिसके थ्रू एक तरीके से इनइक्वलिटी समाज के अंतर्गत बढ़ती जाएगी। साथ ही साथ इंक्रीज करेगा ये कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट की, जो भी अभी चल रहे हैं, क्योंकि लगातार रॉ मटेरियल इंक्रीज होगा उसकी कॉस्ट, तो जिससे कि जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी इसके अंतर्गत बढ़ जाएगी। और जो डेप्रिसिएशन होगा डोमेस्टिक करेंसीज का, जिसके कारण से लोगों की जो लोअर परचेसिंग पावर पैरिटी इसके अंतर्गत होगी, और जो एक्सपोर्ट लॉसेस जो कॉम्पिटिटिवनेस है वर्ल्ड मार्केट में वह भी लगातार गिरती जाएगी। साथ ही साथ इसके लिए किया जाते हैं क्या, कौन से मेजर्स लिए जाते हैं, तो इसमें जो मनी सप्लाई है मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स के माध्यम से, जिसमें रेपो रेट के माध्यम से, पॉलिसी रेट के माध्यम से एक तरीके से सीआरआर एसएलआर को इसमें करके मॉनेटरी पॉलिसी को डिफाइन किया जाता है, और जिसके थ्रू मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ाने या कम करने का प्रयास इसके अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा जो डिस्पोजेबल इनकम है उस पर टैक्सेस को बढ़ाया जाता है, जिससे लोगों के पास कम पैसा हो, जिससे मार्केट में वे चीज़ों की डिमांड कम करें, जिससे कि मार्केट में एक तरीके से इन्फ्लेशन कम हो सके। साथ ही साथ जो कुछ कमोडिटीज़ हैं जैसे फूड्स, और जिनसे प्राइस को कम करने के लिए कमोडिटीज़ पर बैन भी लगाया जाता है उसके एक्सपोर्ट पर, और जो हाई डिमांड जो आपके इंपोर्टेड गुड्स हैं उन पर एक इंपोर्ट ड्यूटीज़ को कम करके भी इस तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया इन्फ्लेशन और उससे संबंधित टर्म्स के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मत्स्य 6000 से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो मत्स्य 6000 है एक मैन सबमर्सिबल व्हीकल है जो कि डेवलप किया गया है इंडिजिनियसली, और जो कि 3 पर्सन की क्रू को डाइव करा सकता है 6000 मीटर तक। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इसको डिज़ाइन किया गया है, इसका जो डेवलपमेंट किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया गया है, जो कि अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत आता है। तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा इसका जो एंड्योरेंस है पानी के अंदर रहने का वह 12 हावर्स है इन द नॉर्मल ऑपरेशंस के दौरान, और जो इमरजेंसी के दौरान ये 96 हावर तक भी पानी के अंतर्गत रह सकता है। मतलब इतने समय की इसमें ह्यूमन सेफ्टी अवेलेबल है, तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा डी 1, 2 एंड 3। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। अभी चर्चा में क्यों रहा, जो अभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी है उसने एक जो 6000 मीटर की डाइव इंडियन ओशंस के अंतर्गत इसके द्वारा जो कि आपका मत्स्य 6000 है उसके द्वारा ये डाइव लगाई गई।
इसके अलावा जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने लॉन्च किया था एक समुद्रयान मिशन 2021 में। उसी के तहत जो मत्स्य है एक व्हीकल डिजाइन किया गया है फॉर दिस मिशन। अगर हम बात करें मत्स्य 6000 की, तो ये एक मैन्ड सबमर्सिबल व्हीकल है जो कि डेवलप किया गया है इंडिजिनियसली रूप से, और ये 6000 मीटर डेप्थ में जा सकता है और जो रिमोटेडली ये एक तरीके से ऑपरेटेड व्हीकल्स के रूप में काम कर सकता है। इसको डिज़ाइन किया गया है, डेवलप किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई के माध्यम से, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत काम करती है। ये जो समर्सिबल जो व्हीकल है ये 3 पर्सन्स के क्रूज को ले जा सकता है 6000 मीटर की डेप्थ तक। और अगर हम बात करें इसके एंडोरेंस की, तो ये एक नॉर्मल ऑपरेशंस के दौरान 12 घंटे का इसमें ह्यूमन सेफ्टी ऑपरेशंस किया जा सकता है। इसके अलावा इमरजेंसी के दौरान इसमें 96 आवर्स की इसके अंतर्गत एंड्योरेंस लिमिट है। इसके अलावा अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा एक जो समुद्रयान मिशन स्टार्ट किया गया था चेन्नई में, और इसके अंतर्गत ये जो यूनिक मिशन इंडिया के द्वारा शुरू किया गया था, तो इंडिया ज्वाइन हो गया था जो एलीट क्लब के अंतर्गत, जो कि नेशंस इस तरीके की यूएस, रशिया, फ्रांस, जापान और चाइना है। इस तरीके की टेक्नोलॉजी उनके पास है कि वे सबसी एक्टिविटीज इसके अंतर्गत कर सकते हैं। तो भारत भी इसके अंतर्गत शामिल हो गया समुद्रयान मिशन के द्वारा। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके की पॉइंट्स की समुद्रयान मिशन की, तो इसका इंडिया के अंतर्गत ये फर्स्ट यूनिक मेन ओशियन मिशंस है जिसका उद्देश्य है कि मेन को डीप सी के अंतर्गत भेजा जा सके समर्सिबल व्हीकल के साथ में, जिससे कि जो डीप ओशियंस के अंतर्गत वह एक्सप्लोरेशन कर सके, माइनिंग ऑफ रेयर अर्थ मेटल की वह कर सके। साथ ही साथ ये 3% जैसे कि हमने बात की मत्स्य 6000 के अंतर्गत 6000 मीटर तक इसको अंडर वाटर भेजा जा सकता है। और इसके अंतर्गत अगर हम बात करें जो सबमरीन होती है केवल 200 मीटर तक अंदर जा सकती है, लेकिन ये लगभग आपके 6000 मीटर तक अंदर जा सकता है। और ये जो पार्ट है जो डीप ओशन मिशन स्टार्ट किया गया है, तो उसका ही ये पार्ट है समुद्रयान मिशन है, जिसके अंतर्गत मत्स्य 6000 इसके अंतर्गत तैयार किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें डीप ओशन मिशन की, तो डीप ओशन मिशन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इसकी नोडल मिनिस्ट्री है, जिसको अप्रूव किया गया था 2021 में, और इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा अगले 5 सालों तक। और इसकी जो एस्टिमेट कॉस्ट थी 4077 करोड़, जो कि 2021 से 26 के लिए इसको एक तरीके से एस्टिमेट दी गए थे। इसके अलावा अगर हम बात करें डीप ओशन मिशन के उद्देश्य की, तो ये एक्सप्लोर करेगा डीप ओशंस रिसोर्सेज के लिए, डेवलप करेगा डीप सी टेक्नोलॉजीज को फॉर द सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन सर्फेसिस के रिसोर्सेज के लिए। इसके अलावा ये जो मिशन मोड प्रोजेक्ट है सपोर्ट करेगा हमारी ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव को, क्योंकि जो हमारी ब्लू इकोनॉमी है लगभग 4% जीडीपी का ये कंट्रीब्यूशन कर रही है। अगर हम बात करें 6 मेजर कंपोनेंट्स जो डीप ओशन मिशंस के अंतर्गत हैं, जिसमें ये डेवलप करेगा टेक्नोलॉजी फॉर द डीप सी माइनिंग और मेन सब सबमर्सिबल के लिए। इसके अलावा ये डेवलप करेगा ओशन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विसेज को, टेक्नोलॉजी जो इनोवेशंस हैं फॉर एक्सप्लोरेशन और कंजर्वेशन फॉर डीप सी बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत, और जो एडवांस जो मरीन स्टेशंस होने चाहिए ओशियन बायोलॉजी के लिए वे भी इसके अंतर्गत स्थापित किए जाएंगे। साथ ही साथ जो डीप ओशन जो सर्वे करेगा और एक्सप्लोरेशन इसके माध्यम से किया जाएगा। साथ ही साथ जो एनर्जी एंड जो फ्रेश वाटर फ्रॉम द ओशियंस है, तो उसके बारे में भी इसके अंतर्गत प्रयास किए जाएंगे। तो ये इसके अंतर्गत 6 मेजर कंपोनेंट्स हैं डीप ओशन मिशन के, जो कि स्टार्ट किया गया था 2021 में। 4077 करोड़ इसके लिए 2021 से 26 तक इसमें अलॉट किए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस की मत्स्य 6000 की, तो ये एक्सप्लोर कर सकता है, इसमें पोटेंशियल है सीवेट का, जो कि प्रेसिशियस जो मेटल होते हैं जो इंटरनेशनल सीवेट अथॉरिटी के माध्यम से जो एलोकेट किया गया है भारत को 7.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का, जो कि सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन्स को जो कि कंडक्ट करा सकता है एक्सप्लोरेशन, माइनिंग, पॉली नोड्यूल्स जो मेटल्स होते हैं उनको इसके अंतर्गत एक्सप्लोर किया जा सकता है। इसके अलावा प्रिलिमिनरी अगर एस्टिमेट लगाया जाए तो ये इंडिकेट करता है 380 मिलियन टन्स ऑफ सच जो नोड्यूल्स हैं, जिसमें कॉपर, निकल, कोबाल्ट और मैग्नीज के नोड्यूल्स इसके अंतर्गत शामिल हैं। इसके अलावा जो मरीन बायोडाइवर्सिटी को भी इसमें प्रोटेक्ट किया जा सकेगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक ट्रीटी पास की गई है जिसमें उनका कोशिश की जा रही है कि प्रोटेक्ट किया जाएगा 30% ऑफ वर्ल्ड ओशियंस को बाय द 2030 तक। और इसका उद्देश्य है कि एक तरीके से जो मरीन एनवायरनमेंट है उसमें रेगुलेट की जा सके माइनिंग और कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ को, और इसके अंतर्गत जो हाई सी एक्टिविटीज़ हैं उसके अंतर्गत उसको भी एक तरीके से रेगुलेट किया जा सके। और जो सेंट्रल इंडियन ओशन जो बेसिन है एक तरीके से पार्ट है हाई सीज का भी।
इसके अलावा अगर हम बात करें जो अदर ब्लू इकोनॉमी जो इनिशिएटिव शुरू किए गए हैं भारत के द्वारा, तो जो इंडिया नॉर्वे टास्क फोर्स ब्लू इकोनॉमी इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए तैयार की गई है नॉर्वे के साथ में मिलके, तो जो कि एक तरीके से इनॉग्रेट की गई थी 2020 में, और जो कि जॉइंट इनिशिएटिव होगा दो कंट्रीज का। साथ ही साथ सागरमाला प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है जो कि पोर्ट लेड डेवलपमेंट किया जा रहा है, और जो पोर्ट है हमारे उनको मॉडर्नाइज किया जा रहा है, उनको आईटी इनेबल्ड करने का प्रयास इसके अंतर्गत किया जा रहा है। इसके अलावा जो ओ स्मार्ट है, ओ स्मार्ट ध्यान रखिएगा, इंडिया के पास ये अम्ब्रेला स्कीम है जो कि जिसका नाम है ओ स्मार्ट। इसका उद्देश्य है कि रेगुलेट करेगा यूज ऑफ ओशियंस मरीन रिसोर्सेज और इन द फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। और जो इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट है ये फोकस करेगा कंजर्वेशन ऑफ कोस्टल्स ऑफ मरीन रिसोर्सेज पर, साथ ही साथ इंप्रूव करेगा वहाँ की जो लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज हैं, जो आजीविका संबंधी जो अवसर हैं उनको फॉर द कोस्टल कम्युनिटीज। इसके अलावा इंडिया की अपनी एक नेशनल फिशरीज पॉलिसी भी है जो कि एक तरीके से प्रमोट करती है ब्लू ग्रोथ इनिशिएटिव्स को, जो कि फोकस करता है सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ फिशरीज वेल्थ फॉर द मरीन एंड अदर एक्विटिव रिसोर्सेज के अंतर्गत। साथ ही साथ अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी के बारे में, जिसको लॉ ऑफ द सी ट्रीटी भी कहा जाता है, तो ये ओपन की गई थी सिग्नेचर के लिए 1982 में, और ये फोर्स में आई 1994 में। ये एक तरीके से जो मरीन रिसोर्सेस हैं ओशियंस के अंतर्गत, वर्ल्ड के अंतर्गत, तो उनके लिए उनको किस तरीके से यूज करना है उसके लिए एक गाइडलाइन ये देती है। और क्या भारत इसका पार्ट है? तो भारत ने इसको रेटिफाइड कर रखा है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी के माध्यम से इनको कई पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जो कोस्टल रीजन होता है उसको, जिसमें सबसे पहले होता है इंटरनल वाटर, देन टेरिटोरियल सी, कंटिग्यूअस जोन्स, एंड देन आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, फिर हाई सीज वाला इसके अंतर्गत एरिया आता है। अगर हम बात करें इंटरनल वाटर्स के अंतर्गत, तो ये आपकी जो लैंडवर्ड साइट होती है जो भी स्टेट है उसकी, और इसके अंतर्गत आपके पोर्ट्स आ सकते हैं, बेस आ सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर जो नदियाँ हैं, लेक हैं जो कि कनेक्ट करती हैं सी को, तो इस तरीके के यहाँ पर एक इंटरनल वाटर्स के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा एक ये बेस लाइन होती है जो कि लो वाटर लाइन होती है अलोंग द कोस्ट, और इसी बेस लाइन से टेरिटोरियल सी, कंटिग्यूअस जोन और जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है यहीं से एक तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। अगर हम बात करें टेरिटोरियल सी की, तो ये जो बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक होता है, और इसके अंतर्गत जो कंट्री की जो सॉवरेनिटी और जो उसका जुरिसडिक्शंस होता है ये आपके यहाँ तक जो सबसॉइल रीजन यहाँ तक तो होता ही है, सी बेड तक होता है, साथ ही साथ ये आपके एयर स्पेस पर भी इसका पूरा तरीके से अधिकार होता है। इसके अलावा बेस लाइन से यहाँ से 12 नॉटिकल माइल के बाद 12 नॉटिकल माइल, और यानी कि यहाँ से 24 नॉटिकल माइल तक हम जाएंगे बेस लाइन से, तो ये एक कंटिग्यूअस जोन होता है जो कि इंटरमीडिएट जोन्स होता है टेरिटोरियल सी और हाई सी के बीच में। और इस कंटिग्यूअस जोन के अंतर्गत ये केवल इसके अंतर्गत जो उनका जुरिसडिक्शंस होता है कंट्री का, वह केवल सरफेस पे होता है, जो एयर स्पेस होता है वहां पर इसका कोई भी अधिकार नहीं होता। तो ये यहाँ से स्टार्ट हो जाता है इंटरनेशनल एयर स्पेस। इसके अलावा बेस लाइन से आप 200 नॉटिकल माइल तक जाएंगे तो ये आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। इस पर किसी भी कंट्री की सोवरेनिटी इस तरीके से होती है कि यहाँ पर वह एक्सप्लोरेशन कर सकता है, जो भी पॉलीनॉटिक जो आपके नॉड्यूल्स होते हैं उनको इसके अंतर्गत एक्सप्लोर किया जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो लिविंग या नॉन लिविंग जो स्पीसीज हैं नेचुरल रिसोर्सेज के अंतर्गत, तो उनको मैनेज किया जाता है और उनको इसके अंतर्गत कंजर्व करने का प्रयास कर सकता है ये कोई भी कंट्री जिसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ये है। साथ ही साथ इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पर ये जो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, इसकी जो वेव है या इसकी जो वाटर है, इसकी जो करंट या विंड से इसके एनर्जी जनरेट की जा सकती है। विद द ऑयल पॉप जो ओटेक होता है उसके माध्यम से इसमें एनर्जी जनरेट की जा सकती है। इसके अलावा जो हाई सी होता है वह एक तरीके का कॉमन हेरिटेज होता है ऑफ ऑल मैनकाइंड, यानी कि सभी मनुष्यों के लिए एक तरीके का कॉमन हेरिटेज के रूप में उसको जाना जाता है, जिस पर किसी भी देश की सॉवरेनिटी नहीं होती। और इसको रेगुलेट किया जाता है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी के द्वारा, और इसको पीसफुल पर्पस के लिए ही इसको यूज किया जा सकता है हाई सीज को। इसके अलावा अगर हम बात करें इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी के बारे में, तो इसका जो मुख्यालय है वह आपका किंगस्टन जो कि जमाइका में स्थित है, वहां पर यह स्थित है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, 167 मेंबर स्टेट्स इसके पार्टनर हैं और यूरोपियन यूनियन भी इसका एक मेंबर है। इसको स्टैब्लिश किया गया था अंडर द जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ द सी जो हमने पढ़ी अनक्लॉज, तो उसके अंतर्गत इसको स्थापित किया गया था। और इसके अंतर्गत जो 1994 में जब उसके जो एग्रीमेंट फोर्स में आया तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इसको स्थापित किया गया
था इंटरनेशनल सीबैड अथॉरिटी को। और जो इंटरनेशनल सीबैड अथॉरिटी है इसके ड्यूल मिशंस हैं, यानी कि जो एक अथोराइज करता है कंट्रोल डेवलपमेंट ऑफ मिनरल रिलेटेड जो ऑपरेशंस हैं इन द इंटरनेशनल सीबैड, जिसके अंतर्गत कंसीडर किए जाते हैं कॉमन हेरिटेज, जैसे कि हमने हाई सीज के बारे में बात की थी, कॉमन हेरिटेज ऑफ ऑल मैनकाइंड, तो उनको एक तरीके से ये रेगुलेट करता है और प्रोटेक्ट करता है इकोसिस्टम ऑफ सीबैड, ओशन फ्लोर्स और जो सबसॉइल्स हैं व एरिया बियॉन्ड द जो नेशनल जुरिसडिक्शंस है उसको एक तरीके से ये संरक्षित करने का प्रयास करता है। ये जो अथॉरिटी है इसको ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत 1996 में। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया मत्स्य 6000 से संबंधित। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। आप हमसे इस टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। प्लीज स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।